हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ना शुरू किए थे और गुप्त साम्राज्य में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोगों ने पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बात किया था। यानी जो पुरातात्विक स्रोत हैं जैसे सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, मंदिर हो गए, अभिलेख हो गए, इनके बारे में बात किया था। फिर हम लोगों ने देखा था, उसके पहले ही देखा था साहित्यिक स्रोतों के बारे में, और फिर हम लोगों ने विदेशी विवरण यानी ह्वेनसांग और फाहियान के बारे में देखा था। तो स्रोतों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे आज से हम लोग गुप्त साम्राज्य के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। राजवंश का मतलब राजाओं का इतिहास, जैसे किसने स्थापना की, चंद्रगुप्त प्रथम कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था, समुद्रगुप्त कौन था, कुमारगुप्त कौन था, स्कंदगुप्त, ये सारे नाम आप सुनते हैं। तो इनके बारे में हम लोग क्रम से देखेंगे, एक सीक्वेंस होगा और देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किए, कौन कौन सी इमारतें बनवाई, कौन कौन से सिक्के जारी किए, यानी कि इनके बारे में जो कुछ भी जानकारी है हम डिटेल में उसको पढ़ने वाले हैं। तो राजाओं का इतिहास आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो इसको बाद में लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। गुप्त राजवंश प्रारंभिक इतिहास। गुप्त राजवंश की स्थापना के संबंध में अधिकांश इतिहासकारों में मतभेद है, ठीक है। तो बहुत सारे इतिहासकार इसकी स्थापना को लेकर अपने अपने अलग अलग मत देते हैं, इसलिए मतभेद हम कह सकते हैं। दो मुहरें जिनमें से एक के ऊपर संस्कृत में श्री गुप्तस्य अंकित है, प्रतीत होता है कि श्री गुप्त नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की है। यानी दो मुहरें मिली हैं और एक मुहर पे क्या अंकित है, श्री गुप्तस्य। संस्कृत में उस मुहर पर क्या लिखा है, श्री गुप्तस्य। तो इससे ये अंदाज़ा लगा लिया गया कि श्री गुप्त नामक कोई व्यक्ति था और उसने इस वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो स्थापना किसने की, बस इतना आपको याद रखना है, श्री गुप्त ने। अब हम शासकों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें श्री गुप्त के बारे में पढ़ते हैं और पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। श्री गुप्त जो था ये गुप्त वंश का संस्थापक था और इसने महाराजा की उपाधि धारण की। अब महाराजा की उपाधि कौन धारण करते हैं, सामंत, यानी जो सामंत होते हैं वही महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। तो इसने महाराजा की उपाधि धारण की, इसका मतलब ये स्वतंत्र शासक नहीं था, ये किसी का सामंत था। श्रीगुप्त किसी का सामंत था, ठीक है। वही चीज़ आगे लिखा हुआ है। महाराज सामंतों की उपाधि होती थी, जिससे पता चलता है कि वह किसी शासक के अधीन शासन करता था, यानी कि स्वतंत्र नहीं था। तो ये जो गुप्त वंश के शासक हैं ये कुषाणों के सामंत थे पहले, ठीक है। तो इत्सिंग के विवरण, एक चीनी यात्री है इत्सिंग, इसके विवरण के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के खर्च के लिए 24 ग्राम दान में दिए। ग्राम का मतलब गांव। चूँकि मंदिर बनवाया तो मंदिर के खर्चे के लिए कुछ स्रोत भी देना पड़ेगा, कुछ पैसे धन दौलत देना पड़ेगा, तो उसके लिए इसने 24 गांव दान में दे दिए। 24 गांव दान में देने का मतलब ये है कि उस गांव से जो भी राजस्व प्राप्त होगा वो मंदिर के खर्च के लिए जाएगा। फिर श्रीगुप्त के बाद इसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बनता है। तो ये भी नाम याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे शासक हैं तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। श्रीगुप्त के बाद कौन बना, घटोत्कच। स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है, सूपिया का लेख जिसको बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले से प्राप्त हुआ है। अब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो स्कंदगुप्त का सूपिया का लेख जो कि मध्य प्रदेश के रीवा से प्राप्त हुआ है, इसमें गुप्त की वंशावली घटोत्कच के समय से प्रारंभ मानी जाती है। अतः इससे ज्ञात होता है कि गुप्तों का राजनीतिक इतिहास घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ हुआ। कहने मतलब स्थापना तो श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन वास्तव में जो राजनीतिक इतिहास है वो घटोत्कच के समय से शुरू होती है, क्योंकि श्रीगुप्त क्या था, सामंत था, वो अधीन शासक था, स्वतंत्र नहीं था, ठीक है। तो घटोत्कच से हम मान सकते हैं कि राजनीतिक इतिहास की शुरुआत होती है। तो श्रीगुप्त आपने पढ़ लिया, घटोत्कच पढ़ लिया, उतना ही पढ़ना है, उनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, और इसका स्पष्ट शासनकाल देखने को मिलता है 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक।
इस समय तक इसने शासन किया, 319 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक। यहाँ पे एक काल्पनिक चित्र भी है, आप देख सकते हैं, इमेज है। तो घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था, और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, अगर संस्थापक आपसे पूछता है तो संस्थापक श्रीगुप्त था, लेकिन अगर आपसे पूछे गुप्त वंश का या गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को आप कहेंगे। ठीक है, और इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 319 ईस्वी में, और इसी समय गुप्त संवत का प्रारंभ माना जाता है। यानी जब इसने राज्याभिषेक किया अपना 319 ईस्वी में, और उसी समय इसने एक संवत की शुरुआत की जिसको गुप्त संवत कहते हैं। ठीक है, जैसे शक संवत होता है, विक्रम संवत होता है, ऐसे ही एक गुप्त संवत है। हम लोग बाद में पढ़ लेंगे इन संवतों के बारे में कि इनकी स्थापना क्यों की जाती थी, कौन कौन से संवत है। तो इतना आपको याद रखना है। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, राज्याभिषेक कब हुआ? 319 ईस्वी। फिर है अगला पॉइंट इसके बारे में, चंद्रगुप्त अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक करता है। पहले कुछ मगध के आसपास के भागों तक ही सीमित था, लेकिन ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम जब शासक बनता है तो ये अपना विस्तार ज़्यादा कर लेता है, यानी इलाहाबाद तक का क्षेत्र भी अपने राज्य में मिला लेता है। और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। सबसे पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी कुमार देवी, उनके साथ विवाह करके लिच्छवियों की सहायता से अपनी शक्ति बढ़ाई। तो अब एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और ये सम्राट की उपाधि होती थी। मैंने अभी बताया श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने, जो प्रथम शासक था, जो संस्थापक था, उसने क्या किया था? महाराज की उपाधि धारण की थी। इसका मतलब वो स्वतंत्र शासक नहीं था, वो किसी के अधीन था। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसका मतलब ये स्वतंत्र शासक था, ये किसी के अधीन नहीं था। और इसकी शादी किससे हुई? तो लिच्छवी गणराज की एक राजकुमारी थी कुमार देवी, इनके साथ इनकी शादी हुई। फिर इन्होंने लिच्छवियों की सहायता से अपनी शक्ति बढ़ा ली, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की सहायता से अपनी शक्ति बढ़ाई। अब इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम के कई सारे स्वर्ण सिक्के मिले हैं, जिसमें चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के, लिच्छवी प्रकार के, राजा रानी प्रकार के, विवाह प्रकार के सिक्के हैं। ये सब अलग अलग प्रकार हैं सिक्कों के। जैसे एक सिक्का हुआ, इसका मिला चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, यानी कि उसमें जो है चंद्रगुप्त और कुमार देवी नाम लिखा होगा, तो उसको चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार बोल दिया गया। दूसरा सिक्का मिला होगा, उसमें लिच्छवी लिखा होगा, लिच्छवया है, ऐसे कुछ लिखा होगा। तो और फिर राजा रानी प्रकार, यानी इसमें चित्र वगैरह बना होगा कुछ राजा रानी का। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार के सिक्के मिले हैं, जिनसे साबित होता है कि इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया था, और फिर लिच्छवियों की सहायता से अपने साम्राज्य को मजबूत किया था। तो ये तो सिक्के हो गए। कई सारे अभिलेख भी समुद्रगुप्त के मिले हैं। देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। लिच्छवी दौहित्र किसको? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। अब इस लाइन को समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। देखिए, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, मतलब दौहित्र का मतलब ये होता है एक प्रकार से जिसकी, यानी कि आप इस तरह समझिए कि समुद्रगुप्त की जो माँ थी वो लिच्छवी के खानदान की थी। ठीक है, समुद्रगुप्त की जो माँ थी वो लिच्छवी खानदान थी, इसीलिए इसको लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। यानी लिच्छवियों का एक प्रकार, दौहित्र का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं पोता होता है। जैसे मान लीजिए ये कुमार देवी हैं और इनके पिताजी जो हैं ये लिच्छवी हैं। अब नाम नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए लिच्छवी कुल के हैं। और कुमार देवी का विवाह किससे हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम से। चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ। ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ये कुमार देवी हैं, और कुमार देवी के पिता लिच्छवी हैं। तो इन दोनों से बेटा जो उत्पन्न हुआ वो समुद्रगुप्त उत्पन्न हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे ही। तो समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। ठीक है,
यानी कि इसकी जो माँ थी वो लिच्छवी शासक की बेटी थी। अब समझ में आ गया होगा। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, यहीं से मिलती है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। ठीक है, तो वैशाली राज्य को इसने प्राप्त कर लिया, क्योंकि वैशाली में ही लिच्छवी शासन करते थे। तो जब शादी हो गई कुमार देवी से तो वैशाली राज्य इसको प्राप्त हो गया। यानी मगध पहले था ही, इलाहाबाद तक कब्जा कर ही चुका था। अब लिच्छवियों का जो वैशाली था वो भी प्राप्त हो गया। और अपने स्वर्ण सिक्कों पर अपना और कुमार देवी का नाम भी इसने खुदवाया था। इन सिक्कों पर क्या लिखवाया है? लिच्छवया है, जो मैंने आपको बताया था अभी कि इन सिक्कों पर इसने लिच्छवया यानी लिच्छवी लिखवाया। फिर चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। और एक इतिहासकार हैं फ्लीट, इनकी गणना के अनुसार इस संवत का प्रचलन 319 बीस ईस्वी में हुआ था। ये मैंने आपको बताया है कि जब इसका राज्याभिषेक होता है चंद्रगुप्त प्रथम का, उस समय ये एक अभिलेख का प्रचलन करता है, सॉरी एक संवत का प्रचलन करता है, जिसको गुप्त संवत कहते हैं। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? अपने पुत्र समुद्रगुप्त को बनाया, और इसे ही लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। किस अभिलेख में कहा गया है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। और अगले वीडियो में हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं। ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा डिटेल में इसी के बारे में पढ़ा जाता है। तो वीडियो लगभग हो गई है 12 मिनट की, तो वीडियो को हम लोग यहीं पे इसको रोकते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।